हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई के अंदर। हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का 5वां पाठ, जिस 5वें पाठ का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यानी पौधे का किस प्रकार हम संरक्षण करते हैं और जंतुओं का हम किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, और सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षण के लिए, और पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षण किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो अपना पहला शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन एवं उनके कारण क्या क्या है वो बताएंगे। पहले बात आती है वन उन्मूलन कहते किसे है। तो वन मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करना और उस भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। यानी जो हमारे पास भूमि है उस भूमि का पेड़ पौधे कटाई करना, या फिर इसका दूसरा अर्थ है कि उस भूमि को हम खेती के रूप में काम में लेना, उसे क्या कहेंगे? वन उन्मूलन कहेंगे। क्या कहेंगे? वन उन्मूलन या वनोन्मूलन कहेंगे। हमारे पास कोई ये पड़त की भूमि और इसके अंदर ये पेड़ पौधे है, इस पेड़ पौधों को काटना, क्या करना? काटना। सामान्य तौर भाषा में कहे तो ये काटना क्या कहलाएगा? वन उन्मूलन कहलाएगा। इसका क्या कारण है वो देखते हैं कि दो प्रकार के कारण होते हैं कि या तो कोई अपनी मानव निर्मित हो सकता है, यानी मानव के द्वारा काम कर सकते हैं, वनोन्मूलन को हानि पहुंचा सकते हैं वन को, या फिर कोई प्राकृतिक घटनाएं आती है, वो प्राकृतिक घटनाएं इस वन को हानि पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि मानव निर्मित कारक कौन कौन से हैं, कि मनुष्य वन को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। पहला पहला बता रहा है कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। यानी मानव होगा यदि पड़त की भूमि है और उस पड़त की भूमि के अंदर मनुष्य क्या करेगा? कृषि करेगा अपने निजी फायदे के लिए, तो इससे भी वन की हानि हो जाती है, वनोन्मूलन बढ़ता जाता है। अब आगे है कि घरों और कारखानों का निर्माण करना। जो हमारे पास पड़त की भूमि है या वन की भूमि है, उस वन की भूमि के अंदर या तो घर का निर्माण कर दिया या कोई बड़ी फैक्ट्री लगा दी, तो उससे भी क्या होता है? वनो उन्मूलन होता है। आगे है कि फर्नीचर और ईंधन के लिए लकड़ी काटना। जो वन की भूमि होती है उसके अंदर पेड़ पौधे, और उस पेड़ पौधों के लिए फर्नीचर के लिए, यानी अपनी निजी इस स्वार्थ के लिए उस वन को काट देना। क्या? काट देना। और पशुओं के लिए अतिचारण। जो पड़त की भूमि है या वन है उसके अंदर खुले बकरिए या पशु छोड़ देते हैं, जिससे वो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसको बड़े होने में टाइम लगता है, जिससे भी क्या हो सकता है? धीरे धीरे वनों की हानि हो रही होती है। ये मनुष्य के द्वारा काम किया जाता है। कृषि कर सकते हैं, कारखाना कर सकते हैं, कोई फर्नीचर के लिए लकड़ी काट सकता है, और पशुओं के लिए भी अतिचारण कर सकता है। आगे है कि प्रकृति के द्वारा वन को किस प्रकार हानि पहुंचा सकता है। पहला पहला है द्वानल। द्वानल का अर्थ होता है जंगल में भीषण आग लगना। क्या? जंगल के अंदर बहुत ज्यादा आग लगना क्या कहलाएगा? द्वानल कहलाएगा। इस द्वानल से भी क्या हो सकती है? वनों को हानि हो सकती है। आगे है भीषण सूखा। यदि बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया तो उससे भी क्या होता है कि वन, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जब कम उम्र के, यदि जिस जीवन यापन कम समय के अंदर, शुरुआत के अंदर 2-2.5 साल के अंदर पेड़ पौधों की पानी की आवश्यकता है, बाद में तो उसकी जड़ें गहरी होती जाती है ताकि वो पानी सोखने के अंदर उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है। लेकिन शुरुआत के अंदर उसके यदि बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो उससे भी वनों को, पेड़ पौधों को क्या नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिलेगा, जिससे वन उन्मूलन होगा। आगे है प्राकृतिक आपदाएं या रोग। किसी प्रकार की अनेक सारी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कोई बहाव चले नदी का, उससे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, वह भी एक क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, जिससे भी वन उन्मूलन हो सकता है। अब आता है कि जलवायु परिवर्तन और प्रभाव। आजकल जिस प्रकार पेड़ पौधों की कमी हो रही है तो जलवायु में परिवर्तन जल्दी हो जाता है। तो
कम समय के अंदर, कभी रात के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, दिन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ये भी जलवायु परिवर्तन है, जिससे भी वन उन्मूलन हो सकते हैं। आगे अपना है कि वन उन्मूलन से परिणाम क्या हो सकते हैं। विश्व उष्णन होता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, यानी जो नीचे पिछला स्तर है तापमान का वो सबसे कम होगा। यानी आज से पहले के समय बहुत ही तापमान क्या था, कम था, लेकिन जैसे जैसे वन उन्मूलन हो रहा है तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्योंकि वन उन्मूलन हो गए तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं हो गए तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाएगा और तापमान के अंदर वृद्धि होगी। जो अभी आप ही देख सकते हो, इस अप्रैल के महीने के अंदर भी सामान्य तापमान, मई जून में तो क्या होगा आप ही जानो। अब देखो कि CO2 पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण को रोक लेती है, जिससे विश्व उष्ण होता है। कि पृथ्वी होती है, जो CO2 गैस होती है जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित उष्मीय विकिरण रोक लेती है, जिससे क्या होता है, विश्व उष्ण होता है, यानी तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। आगे अपना देखते हैं क्या है कि जो पाठ का नाम है पेड़ पौधों का संरक्षण, यहाँ से अपना शुरू हो जाता है पाठ। वो तो वन उन्मूलन के कारक थे, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन उन्मूलन क्या होता है। और उसके बाद है कि जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं, इसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विशेष क्षेत्र बनाए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये जमीन है और इसके अंदर हम संरक्षण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इधर उधर काम करेगा, जिससे वन उन्मूलन होगा, वन और वन्य जीवों का क्या नहीं होगा, संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो सरकार उसके लिए कदम उठाती है क्या, कि सरकार कई क्षेत्र होता है उनको अलग अलग दर्जा देकर और अपना काम करती है। तो सबसे पहले सरकार क्या करती है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है। संरक्षित क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्रों के अंदर जो पहला पहला है वो है वन्य जीव अभयारण्य। यानी वन्य जीव अभयारण्य को क्या करती है, एक क्षेत्र होता है, उस वन्य जीव अभयारण्य उसको घोषित कर देती है। क्या होता है इसके अंदर, जहाँ जंतु है और उनके आवास में किसी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहती है। यानी पूर्णतः यह सरकार के द्वारा होता है, खुले आवास होता है इसका। खुले आवास के अंदर इस वन्य जीव अभयारण्य के अंदर कोई जीव जंतु है तो घूम सकता है, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। अब बात आती है राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी राष्ट्र द्वारा वन्य जीवों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, यानी किस राष्ट्र के द्वारा एक क्षेत्र को वन्य जीवों या प्राकृतिक जीव जंतु होते हैं उनके लिए सुरक्षित कर देता है। जैसे मरु राष्ट्रीय उद्यान हमारे इधर बाड़मेर जैसलमेर की साइड में पाया जाता है, जोधपुर के अंदर, जिसका जो सबसे ज्यादा है उसको मरु लोमड़ी के लिए सुरक्षित किया गया है। किसके लिए, मरु लोमड़ी के लिए किया गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि वन्य जीवन और आदिवासियों के लिए पारंपरिक जीवन यापन हेतु विशाल सुरक्षित क्षेत्र है। यानी आदिवासियों क्षेत्र के लिए जीवन यापन के लिए, क्यों, जो आदिवासी होते हैं वो वन पर पूर्णतः आश्रित होते हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधे होते हैं, उनके द्वारा वो फलों की सब्जी बनाते हैं, पेड़ पत्तों की, और अनेक सारे ऐसे काम होते हैं पेड़ पौधों के अंदर ही। आदिवासी उससे लकड़ियां काट कर वो अपना सुरक्षित रहने के लिए, वर्षा से, सर्दी से, गर्मी से बचने के लिए काम करते हैं। तो उन क्षेत्रों को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ये सारा काम सरकार के द्वारा करते हैं। आगे अपना है कि एक पंचमंडी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसके अंदर क्या है कि पंचमंडी के अंदर वनस्पति जात और प्राणी जात, यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को करते हैं। यह पेड़ पौधे कौन से हैं कि साल, सोगन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, ये इस पंचमंडी के अंदर इस प्रकार के प्रजातियों के पेड़ पौधे होते हैं, उनको सुरक्षित करते हैं। कि साल होती है, सोगौन होती है, जामुन, सिल्वर फर्न, आम के जो पौधे होते हैं इस पंचमंडी क्षेत्र के अंदर है। आगे प्राणी जात में चिंकारा,
जो सबसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नीलगाय, चीतल, तेंदुआ और जंगली कुत्ता, इनके पंचबड़ी क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र को, ऐसे जीव जंतुओं को क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इसमें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी का पचमंडी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। इस क्षेत्र के अंदर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी इस क्षेत्र के अंदर आता है। बोरी और पचमंडी भी इसके अंदर आते हैं। पंचमंडी तो ये खुद है, सतपुड़ा भी इस संरक्षित क्षेत्र है जिसके अंदर सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। इस क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है, जिसमें पेड़ पौधों को भी क्या कर रखा है, सुरक्षित कर दिया। यदि यहाँ पर बहुत साल और ये सागौन है, आम है, जामुन है, चुलर फन है, इसकी कटाई पर लगभग पूर्णतः रोक लगाई रखी है। क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। आगे है अपना कि एक और नया क्षेत्र, और उस क्षेत्र में हम किस प्रकार से जीव जंतु होते हैं उनको सुरक्षित कर सकते हैं। और उस क्षेत्र के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति यानी पौधों और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी क्षेत्र में विशिष्टता रूप में पाई जाती है, विशिष्ट क्षेत्र कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ पर मरु लोमड़ी पाई जाती है, कहीं दूसरी जगह मरु लोमड़ी नहीं पाई जाती, यानी एक विशेष क्षेत्र में ये प्रजाति पाई जाती है। जैसे बबूल है, हमारे यहाँ क्षेत्र में पाया जाता है, कई क्षेत्रों में पाया ही नहीं जाता है। और जैसे मैं आपको ऐसा भी अनेक सा देवदार वृक्ष, जैसे देवदार, मैंने वृक्ष का नाम लिया, ये देवदार वृक्ष हमारे यहाँ क्षेत्र में होता ही नहीं है। ये कहाँ क्षेत्र में होता है, जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं उसके अंदर होता है। और वो उसी के अनुकूलन है, यानी ये पेड़ पौधा इस तरह होता है, ऊपर से इस शंकु के आकार का, यानी ऐसे बर्फ गिरेगी तुरंत इसके ऐसे नीचे आ जाएगी। और यदि बर्फीले क्षेत्र के अंदर हमारे पेड़ पौधे जैसे नीम है, खेजड़ी को वहां रखोगे तो तुरंत डाली कट जाएगी, हट जाएगी और पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं जीवित, क्योंकि अनुकूलन नहीं होता है। हमको याद रखना है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज किसे कहते हैं, कि पौधे और जंतु की वह स्पीसीज जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाएगी। जैसे भारतीय विशाल गिलहरी है, ये एक इसका उदाहरण है, विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, हमारी यह नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, आगे देख सकते हो आप किसका फोटो है, कि सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, यानी प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण हेतु भारत सरकार के द्वारा लागू की गई थी। इसका उद्देश्य देश में बाघों की उत्तरजीविता और समृद्धता सुरक्षित करना है। सतपुड़ा में बाघों की संख्या की वृद्धि आरक्षण हेतु एक अनोखा उदाहरण है। यहाँ पर शेर, जंगली भैंसा और बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। यानी सतपुड़ा के अंदर बाघ को क्या कर रखा है, आरक्षित कर रखा है भारत सरकार के द्वारा। टाइगर बाघ परियोजना 1972-73 के अंदर लागू कर रखी थी, और जिसके अंदर बाघों का संरक्षण किया था, कि इस क्षेत्र के अंदर जो बाघों की घटती हुई संख्या देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर कदम उठाया था। इसी क्षेत्र में क्यों उठाया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वन क्षेत्र था और ये बाघों के लिए जीवन यापन के लिए क्या था, अनुकूलन था। आगे देखिए कि संकटापन स्पीसीज या रेड डाटा पुस्तक, ये आपके बोर्ड परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने वाला है कि रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, कि ऐसी सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जो आने वाले के अंदर जिस जाति के अंदर या जीव जंतु हो या पेड़ पौधा हो उसके ऊपर संकट आएगा, उसका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। किसका, संकटापन स्पीसीज का। और संकटापन स्पीसीज क्या होती है, ऐसी स्पीसीज, स्पीसीज यानी जाति, ऐसी जाति के पेड़ पौधे और वो कम होते जा रहे हैं, यानी समाप्त होने की कगार पर है, उन्हें क्या कहेंगे, संकटापन स्पीसीज कहेंगे। और उनका जिस पुस्तक के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है उस पुस्तक का नाम है रेड डाटा बुक, रेड डाटा पुस्तक। ठीक है, ये इस पुस्तक का नाम है रेड डाटा पुस्तक या रेड डाटा बुक। अब यहाँ लिखा पड़ा देखो, संकटापन जंतु वे जंतु जिनकी संख्या स्तर कम होती जाती है, यानी जो विलुप्त हो सकते हैं, यानी विलुप्त होने की कगार के अंदर हैं, आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 सालों के अंदर वो समाप्त हो सकते हैं, ऐसे जंतु को कहेंगे संकटापन स्पीसीज। क्या कहेंगे,
संकटापन स्पीसीज। आगे देखो चिड़िया बनाई हुई, इसका मतलब प्रवास हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रवास हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पक्षी अंडा देने के लिए सुदूर क्षेत्र में उड़कर आते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन है, जो घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर के अंदर आती है। वो कुछ समय के लिए तो यहाँ पर छोटे नए बच्चे को जन्म देने के लिए साइबेरियन क्रेन, जैसे सामान्यतः कुर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुर्जा, साइबेरियन क्रेन। वो प्रवास करती है, जहां रहती है पहले वहां नहीं रहती है, दूसरी जगह आ जाती है जनन के लिए। कहां पर? घना पक्षी अभ्यारण्य के अंदर। ये सारा काम होता है किस कारण है? जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। अब बात आती है कि पारितंत्र क्या होता है। छोटे जीवों को मारना हानिकारक है, क्योंकि आहार श्रृंखला के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। कौन? छोटे से छोटा जीव जंतु। यानी यदि ये कीड़े मकोड़े ऐसे है, तो ये भी अपनी एक आहार श्रृंखला होती है, उस आहार श्रृंखला के अंदर क्या करेंगे? महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं कि बिल्ली हो नहीं, क्या नहीं हो? बिल्ली। सर बिल्ली नहीं हो, बिल्कुल बिल्ली नहीं हो, तो चूहों की संख्या में वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। जहां जगह पैर रखेंगे वहीं चूहे हाजिर हो जाए। इसी प्रकार जो भी है, छोटा से छोटा यदि अपघटक पदार्थ, अपघटक जो जीव जंतु होते हैं ना, अपघटक। कौन से? अपघटक जीव जंतु, जिसके अंदर केंचुआ भी आता है, जो किसान का मित्र है, वो भी अपनी आहार श्रृंखला में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। छोटे से छोटा जीव जंतु, यानी उसका भी हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। इसके अंदर आपको ये रे डाटा पुस्तक का विशेष याद रखना, और संकटापन जंतु किसे कहते हैं उसका विशेष याद रखना। आगे देखिए कि अंतिम में हम इस संरक्षण के अंदर किस प्रकार अपनी ओर से भागीदारी निभा सकते हैं। हम किस रास्ते के अंदर चले ताकि जीव जंतु हो वो अपनी सुरक्षित स्थान पर रहे और अपने पर्यावरण के अंदर किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए, संतुलित वातावरण हो। गर्मी के अंदर टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि 50 डिग्री पहुंच जाए, तो चिंताजनक विषय है, इस बात को ध्यान रखना है। अब किस प्रकार बचत कर सकते हैं या किस प्रकार हम संरक्षण की राह पर चल सकते हैं? सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं? कागज की बचत। क्या कर सकते हैं? कागज की बचत। कि 1 टन कागज हेतु कम से कम कितने वृक्षों को काट सकते हैं? 17 वृक्षों को काटते हैं। कितने वृक्षों को काटते हैं? 1 टन कागज के लिए। इसके लिए पुनः चक्रण जरूरी है। जैसे मैंने किसी प्रकार की कॉपी यूज की, उसके अंदर क्या हुआ? पेड़ पौधे नहीं, खाली पेज पड़े। क्या पड़े हैं? खाली पेज। ये पेड़ पौधों से ही होता है निर्माण इनका। खाली पेज पड़े, उस खाली पेज के अंदर क्या मिला दे? हरफ कार्य मिला दे। क्या मिला दे? हरफ कार्य। दोबारा हो गया अपना, एक बार हो गया। अब इसके अलावा भी हम ये ऐसा कर सकते हैं कि जो जैसे कोई पेड़ कॉपी किताब है अपनी सही हो गई है और अपनी अपने जो कार्य था वो कर लिया, काम पूरा हो गया, तो उसको हम किसके अंदर वापस से भंगार वाले को देकर और फैक्ट्री में भेजकर उन्हें पुनः वापस उपयोग में लिया जा सकता है। अब देखो कि हम पुनर्वन रोपण कर सकते हैं, यानी काटे गए वृक्षों की जगह नए वृक्ष लगा सकते हैं। जो भी एक पेड़ पौधा अपनी आवश्यकता अनुसार काटा है, तो उसकी जगह दूसरा पेड़ पौधा लगा सकते हैं। आगे है वन अधिनियम की प्राकृतिक वनों को परिरक्षण हेतु सरकारी नियमों का पालना, यानी जिसके अंदर हमारे अंदर वनों के अंदर 3 भाग होते हैं: आरक्षित वन, आरक्षित वन, सुरक्षित वन। कौन सा वन? सुरक्षित। और एक और वन होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। इसके अंदर तो सरकार के अंदर कुछ छूट दे रखी होती है और इसके अंदर कुछ नियमों के अंदर शिथिलता करके छूट दी जाती है। ऐसे को हमको विशेष रूप से जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए, तो जिससे हम वनों का क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। आगे है कि जन जागरूकता यानी जैव विविधताओं को महत्व को समाज तक पहुंचाना, कि पेड़ पौधों का क्या महत्व है, इस महत्व के बारे में प्रत्येक आदमी को इसके द्वारा सूचना पहुंचानी, ताकि
हमारा क्या हो सके कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी भविष्य की जो पीढ़ी है वो आराम से क्या ले सके, श्वसन ले सके, क्या ले सके, श्वसन की क्रिया कर सके। अन्यथा यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सारी चीज खत्म है, समझ लेना। इनके बारे में के अंदर प्रत्येक लोगों को बताना कि अपने से बड़े बुजुर्ग है कि जितना कार्य हम कोई चीज वस्तु चाहिए या जितनी टहनी हमको पेड़ पौधों की चाहिए उतनी ही काटे, उससे ज्यादा नहीं काटे। ठीक है, ये हमारे पाठ का नाम था। आपको पता है कि पेड़ पौधों और जंतुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर मैंने संकटापन स्पीसीज, रेड डाटा पुस्तक, ये याद रखना दो तो संकटापन स्पीसीज क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक के अंदर क्या होता है और संरक्षित किस प्रकार से। इसमें प्रश्न आपसे सीधा ही ऐसा थोटिकल पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। जो मैंने सबसे आपको लास्ट में बताया, जंतुओं को मनुष्यों को जनता को जागरूक करके और वन जो सरकार के नियम है उन नियमों की पालना करे के, और इस तरह के, और अपनी तरफ से यदि कोई पेड़ पौधा है तो काट रहे हैं तो उसकी जगह नया पेड़ पौधा लगाना। और बाकी मैंने आपको बताया कि पुनः चक्रित करके चीज है कि ये कोई जैसे कि प्लास्टिक, कोई प्लास्टिक टूट गई तो टूटने के बजाय वापस भंगार को दे देना और वो अपनी रिसाइकल करेगा। इस तरह अपन के अंदर ये पड़ा, और जिसके अंदर पेड़ पौधे और जंतुओं का संरक्षण कक्षा 8 का हमारा कौन सा पाठ था, 5वां पाठ था। अब इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास 6 का पाठ आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।